So, hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to your British literature series. Today we have finally made up to the last age which is the postmodern age. हम लोग ने सारी एजेस को वन बाय वन कवर किया है, उनके अंदर आने वाले सारे सोशल, पॉलिटिकल एंड लिटरेचर चेंजेस को देखा। हर एज में कौन सा राजा आया, अपने साथ क्या कहानियां एंड क्या क्या चीजें लेकर आया वो भी हम लोग ने देखा। हर एज के लिटरेचर को जाना, जिस तरीके से आपका ओल्ड से लेके मिडिल से लेके एलिजाबेथन से रेस्टोरेशन, देन ऑल द एजेस में जितने भी आपके चेंजेस आए लिटरेचर में वो सब हम लोग ने देखे हैं। हम लोग ने इंपॉर्टेंट राइटर्स को जाना एंड साथ ही साथ हम लोग ने हर एज के क्वेश्चंस को भी देखा है। सो आज हमारा जो टाइम है वो आ चुका है आपके पोस्ट मॉडर्न एज का, जहां पे अगेन हम लोग वो सेम पैटर्न फॉलो करने वाले हैं एंड फाइनली वी आर टुडे गोइंग टू सम अप द ब्रिटिश लिटरेचर सीरीज। सो ऑन दैट नोट लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। सो पोस्ट मॉडर्न एरा का आपका जो टाइम स्पैन है वो है फ्रॉम 1950 टू 2000। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 2000 में खत्म नहीं हो जाता है, हम लोग पोस्ट मॉडर्न एरा का ही पार्ट हैं। आप आज की डेट में जो कुछ भी देख रहे हो वो पोस्ट मॉडर्न एरा के अंदर ही आता है। हम सब लोग पोस्ट मॉडर्न एरा का ही पार्ट हैं, ठीक है। सो मॉडर्न के बाद जब पोस्ट मॉडर्न आया तो हम लोग हमेशा एक चीज को नोटिस करते हुए आए हैं कि आपकी एक एज दूसरी एज को जरूर से रिजेक्ट करती है, या फिर उसकी ही कुछ कंटिन्यूएशन होती है, या फिर अपना कुछ लेके आती है। तो जिस तरीके से आपके नियो क्लासिकल एज को रिजेक्ट किया था आपके रोमांटिक एज ने, एंड आगे जाके आपकी नई एजेस निकल के आई, आपकी मॉडर्न एज के काफी सारे लिटरेरी जॉनरास को रिजेक्ट करता है आपका पोस्ट मॉडर्न एरा। मैंने आपको बताया था कि आपका जो मॉडर्न एरा है वाज लार्जली इफेक्टेड बाय वर्ल्ड वॉर वन। आपका पोस्ट मॉडर्न एरा जो है वो इफेक्टेड है आपके वर्ल्ड वॉर सेकेंड से। 1939 से 1945 में आपका ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो चला था। तो उसके बाद के जो आफ्टर इफेक्ट्स थे, उसके बाद हमारी दुनिया ने कितनी तेजी से डेवलपमेंट किया, टेक्नोलॉजी अपनी बढ़ाई, देन किस तरीके से लोगों का जो एक दूसरे से विश्वास उठ गया एंड द काइंड ऑफ लिटरेचर हमारे सामने आया, वो हम लोग आज की एज में देखने वाले हैं। सो पोस्ट मॉडर्न एज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिपार्चर फ्रॉम कन्वेंशंस ऑफ मॉडर्निस्ट कल्चर। बाय ये अब जैसे मॉडर्निस्ट कल्चर्स आपका ट्रेडिशनल कल्चर्स को बिलीव नहीं करता था, उनको रिजेक्ट करता था, आपका पोस्ट मॉडर्न कल्चर मॉडर्निस्ट कल्चर को रिजेक्ट कर देता है एंड अपने अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। तो ये जो आपका पोस्ट मॉडर्न कल्चर है वो सबसे पहले तो ग्रैंड नैरेटिव्स एंड एब्सोल्यूट ट्रुथ को बिल्कुल भी नहीं मानता है। ग्रैंड नैरेटिव्स आपका इस टाइप का एक नैरेटिव होता है जो आपके हिस्टोरिकल, बायोग्राफिकल एंड बाकी चीजों के कॉन्टेक्स्ट को मान के चलता है और एक चीज को बहुत ही लीनियर तरीके से दिखाता है। ग्रैंड नैरेटिव्स आपके मल्टीपल पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है एंड हर चीज को वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, इसीलिए ग्रैंड नैरेटिव को जो है वो बिल्कुल उसको नहीं मानता। एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में हम लोग बात करें तो एब्सोल्यूट ट्रूथ एक ऐसा ट्रूथ होता है कि आपको अगर किसी ने बता दिया कि अच्छा आप एक्स चीज इस तरीके से करोगे तो इसका रिजल्ट ना वाई निकलेगा, इसको कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट ट्रूथ। कि आपने एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लिया कि हाँ भाई ऐसा होगा। अगर आप एक पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, जैसे आजकल के जमाने के इंसान हैं, तो आप कहेंगे कि अच्छा एक्स तो तुम जो बता रहे हो कि ये ऐसे होगा, ये तो ऐसे भी हो सकता है, जेड की तरीके से भी हो सकता है, इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपका जो पोस्ट मॉडर्न एरा है ना बेटा, वो रिलेटिव ट्रुथ के बारे में बात करता है एंड ना कि आपके एब्सोल्यूट ट्रुथ को मानता है, ठीक है। इस बात को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। जो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए हैं वो अगर याद रखोगे तो क्वेश्चन जरूर आपसे क्लिक कर जाएगा, जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी भी, ठीक है। आपका पोस्ट मॉडर्न जो एरा है ना बेटा, वो सेल्फ अवेयरनेस पे बात करता है, इंटरटेक्सचुअलिटी पे बात करता है और ब्लर कर देता है ये रियलिटी, द ट्रेडिशनल बाउंड्रीज, आपके किसी भी पर्टिकुलर जो बाउंड्रीज बनी होती हैं कि ये चीज इस पर्टिकुलर सेक्ट में ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा ही होता है, हम लोग ऐसा फॉलो करते हैं, इस बाउंड्रीज को ब्लर कर देता है। आप आज का अगर जमाना देखो, एक सोसाइटी को उठा के देखो, तो क्या वहां पे सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं, एक ही सोच के लोग रहते हैं? एक सोसाइटी में आपको हर तरीके के लोग देखने को मिल जाएंगे। यू वोंट बिलीव, मेरी सोसाइटी में इतने सारे फॉरेनर्स रहते हैं, इतने सारे चाइनीज रहते हैं, व्हेन वी गो आउट वी सी। तो आप सोच पा रहे होंगे कि एक ऐसी मल्टीफैसेटेड सोसाइटी जो सिर्फ डिफरेंट रिलीजन के लोग नहीं रह रहे हैं बट डिफरेंट कंट्रीज के भी लोग रह रहे हैं, तो इसको हम लोग पोस्ट मॉडर्न एरा बोलते हैं, वेयर every kind of boundaries have been blurred and we are now becoming global, ठीक है।
अब हम लोग जब इंटरटेक्चुअलिटी की बात करते हैं एंड सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की हुई है। सेल्फ अवेयरनेस आपकी पोस्ट मॉडर्न एरा एंड मॉडर्न एरा का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जहां पे आप अपनी कॉन्शियसनेस अपने अंदर झांक के उस अकॉर्डिंग लिटरेचर लिखने लगते हो। ठीक है, आगे आपको एक एक पॉइंट क्लियर होने वाला है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस एज में आपका सबसे जो मेजर इफेक्ट रहेगा बेटा, वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड का रहेगा एंड उसके आफ्टर माथ का रहेगा। एंड आपके लिटरेचर में भी वही डिसइल्यूजनमेंट हम लोग को दिखाई देगा, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दिखाई देगी कि भाई हम लोग के साथ क्या हो रहा है और हम लोग बीइंग अ ह्यूमंस अपनी धरती के साथ कर क्या रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पे राइज ऑफ टोटलिटरिज्म हो रहा था। टोटलिटरिज्म आपका एक टाइप का बिलीफ है जहां पे आपकी गवर्नमेंट टोटल डिक्टेटरशिप में चली जाती है एंड आपको क्या करने लगती है, कंट्रोल करने लगती है। इंसान का अब कोई कंट्रोल रह नहीं जाता है, उसकी खुद की कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रह नहीं जाता है। आपकी एक एक बात को, आपके एक एक एक्शन को कंट्रोल करने वाला अब कोई आ चुका है। ठीक है, देन दिस एज ऑल्सो सॉ एन अपराइज इन द एटॉमिक एज। जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा है, आप खुद से समझिए कि जो आपके वॉर्स में यूज होने वाले जितने इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो उनका भी डेवलपमेंट हो रहा होगा। अगर आप में से किसी बच्चे ने ओपेनहाइमर, अभी रीसेंट मूवी आपकी आई थी जो बहुत ब्यूटीफुली शो करती है कि क्या नीड पड़ी थी आपके एटॉमिक बॉम्ब्स और इन सबको बनाने के, एंड इसके बन जाने के बाद धरती का क्या हाल होता है, वो आपका इस एज में ब्लूम करने लगा था। ठीक है, इस एज के अगर हम लोग सिग्निफिकेंट प्ले के बारे में बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट राइटर है सैमुअल बेकेट एंड आपका जो वर्क है वेटिंग फॉर गोडो। अगर आप पोस्ट मॉडर्न एज को समझना चाहते हैं तो वेटिंग फॉर गोडो को आप अगर आपने पढ़ लिया तो आपको पूरा फील आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चीज आपको समझ में ही नहीं आती है। तो आपका पोस्ट मॉडर्न एरा बेटा एक ऐसा एरा है जहां पे आपको हर चीज डिसइल्यूजनमेंट में दिखाई देती है। ठीक है, हर चीज पे आपका एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। कोई भी एक इंसान दूसरे एक इंसान पे बिल्कुल भी रिलाय नहीं कर सकता है, विश्वास नहीं कर सकता है। फ्रैगमेंटेड आपकी सोसाइटी बन चुकी है, टेक्नोलॉजी एंड आपके कंज्यूमरिज्म बहुत सर चढ़ के हम लोग के ऊपर बोल रही हैं। तो इन सारी चीजों का जो इफेक्ट है ना बेटा, वो हम लोग को इस लिटरेचर में दिखाई देने लगता है। आगे बढ़ेंगे, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। अब मैंने आपको पिछले वीडियो और पिछले से पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा ब्रिटिश राज सिस्टम जो था, जो ब्रिटिश कॉलोनीज ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में बनाई थी, वो अब एक एंड की तरफ आपके धीरे धीरे बढ़ रही थी। एंड जैसे ये एंड हो रहा था तो पूरी दुनिया में पता लग रहा था कि आज भाई ये नेशन फ्रीडम की तरफ चला गया, इस नेशन से भाई ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल दिया गया, ये आपका मूवमेंट चला है। तो ये सारी बातें जो थी आपकी इफेक्ट हो रही थी एंड आपके नए टॉपिक्स जो निकल के आ रहे थे, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर आपका इस एज में सबसे ज्यादा फेमस हो चुका होता है, जहां पे आपके राइटर्स ऐसे निकल के आते हैं जो इस लैंड से आपके एसोसिएटेड है, जो कॉलोनीज कभी रहे थे आपके ब्रिटिशर्स की, वो फिर बताने लगते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जो उनके देश पे इतने इतने साल राज किया, तो उनकी कॉलोनीज का आज क्या टेम्परामेंट बन चुका है, क्या हाल उनका हुआ है इतने साल के रूल के बाद। चिनुआ अचेबे हैं, सलमान रश्दी हैं, वी हैव सो मेनी मोर राइटर्स जो हम लोग पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है, मेटाफिक्शन, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ न्यू काइंड ऑफ जॉनरा जो आपका इस टाइम पे निकल के आता है, वो है मेटाफिक्शन। अब ये जो है ना, अगर आप सर्च करोगे और समझने की कोशिश करोगे, एक बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, बट व्हेन आई एम हियर यू डू नॉट नीड टू वरी, मैं इसको बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगी। हम लोग एक थिएटर देखने जाते हैं सपोज, ठीक है, उसकी 3 दीवारें होती हैं, मतलब वो 3 दीवारों का सेट लगा होता है, ये होता है 1 2 एंड 3, एंड यहाँ आपकी ऑडियंस बैठी होती है, वो देख रही होती है। ठीक है, तो आपका जो थिएटर चीज होती है वो एक 4 वॉल थिंग होती है, जहां पे जो चौथी वॉल है वो ऑडियंस मानी जाती है। सेम गोज विथ योर नॉवल ऑल्सो, कि हम लोग एक मतलब क्या कहते हैं, ऑडियंस के जरिए, स्पेक्टेटर के जरिए अपनी किसी नॉवल को देखते हैं। लेकिन आपके पोस्ट मॉडर्न एरा में ऐसी नॉवेल्स लिखी जा रही थी जिसको हम लोग मेटाफिक्शन कहते थे, जिसको कहा जाता है कि आपकी ये जो 3rd वॉल होती है ना, सॉरी 4th वॉल होती है ना, इसको तोड़ दिया जाता है।
आपके कैरेक्टर्स आपसे, अपने रीडर से डायरेक्टली बात करने लगते हैं कि मुझे पता है तुम मेरी कहानी पढ़ रहे हो और अब तुमको पता चलेगा कि मेरी कहानी में आगे ऐसा होने वाला है। आपने ऐसी कई सारी मूवीज देखी होंगी जहां पे जो कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली अपनी ऑडियंस या मूवी की थिएटर में बैठे हुए लोगों से बात करने लगता है कि अब तुम देखना मेरी कहानी में आगे क्या होने वाला है, बहुत तुम्हें मजा आने वाला है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो ऑडियंस जो अभी तक चुपचाप बैठ के बस आपके जीवन को देख रही थी, वो आपकी कहानी का पार्ट बन जाती है। ये जो टाइप का आपका मेटा फिक्शन होता है ना बेटा, ये जो टाइप का आपका जॉनरा होता है, उसको हम लोग पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में मेटा फिक्शन कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। एक ऐसा रियलिस्टिक सिनेरियो बना दिया जाता है जहां पे जो कैरेक्टर होता है उसको पता है कि जो ऑथर है मेरे ऊपर कहानी लिख रहा है, एंड कैरेक्टर आपको बताता है कि अब तुम देखना कि ऐसा होगा, तुम्हें मेरी कहानी में बड़ा मजा आने वाला है, या और भी कुछ चीजें। ठीक है। Authors often draw attention to the artificiality of the narrative, breaking the fourth wall and blurring the lines between fiction and reality. अगर आप इसका बेस्ट एग्जांपल बोलेंगे तो इटालो कैल्विनो का एक वर्क है इफ ऑन अ राइटर्स नाइट अ ट्रैवलर। अगर आप एग्जाम के मिड में ना हो तो जरूर इस वर्क को पढ़ के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। इंटरटेक्सचुअलिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस पर्टिकुलर एरा, पोस्ट मॉडर्न एरा। अब मैं आपको कोई भी डिफिकल्ट तरीके से उसको नहीं समझाऊंगी, इतनी इजी तरीके से समझाऊंगी कि आपको समझ में आ जाएगा। आजकल आप सभी लोग YouTube देखते हैं एंड आपने हर टाइप के वीडियोस में, चाहे इंफॉर्मेशन वीडियो हो, चाहे आपका एंटरटेनमेंट वीडियो हो, उसमें आपने YouTube क्रिएटर्स को मीम्स यूज करते हुए देखा है। जैसे एक मूवी है फिर हेरा फेरी, उसके छोटे छोटे क्लिप्स को यूज करके मीम्स बनाए जाते हैं कि भाई मैं तो तुझे रावण समझता था, तू तो राम निकला। एंड एक ऐसा सीन होता है जहाँ पे अक्षय कुमार बोलते हैं कि पैसा ही पैसा होगा। देन और भी बहुत सारी मूवी होती है जहाँ पे अक्षय कुमार के ही ज्यादा मीम्स यूज किए जाते हैं कि हाँ मालूम है, चल अपने बाप को मत सिखा। देन तो ये मीम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मूवी की क्लिप्स होती हैं जो डिफरेंट जगह पे यूज की जाती हैं। इसको हम लोग कहते हैं इंटरटेक्सचुअलिटी। मतलब एक वर्क के अंदर दूसरे किसी वर्क की रेफरेंसिंग या फिर कॉन्टेक्स्ट को यूज करना। जैसे आपकी वर्जीनिया वुल्फ का एक वर्क है मिसेस डैलोवे। मिसेस डैलोवे के अंदर बार बार वो शेक्सपियर की एक प्ले सिम्बलीन की लाइन बार बार उसमें यूज की गई है। ठीक है। तो जिसको ये कॉन्टेक्स्ट पता होगा वही समझ पाएगा। इसी चीज को बेटा हम लोग कहते हैं इंटरटेक्सचुअलिटी। ठीक है। जहां पे आप रेफरेंस लेते हो एंड इनकॉर्पोरेट करते हो एलिमेंट्स फ्रॉम अदर टेक्स्ट एंड जॉनरास एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। आप यहाँ पे कल्चर से भी, किसी के भी ट्रेडिशन से कोई चीज उठा सकते हो, किसी के कल्चर से या फिर किसी टेक्स्ट से। ये एक कॉम्प्लेक्स वेब क्रिएट करता है आपके लिए कि आपको अगर वो कहानी पता है तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फ्रेगमेंटेशन एंड नॉन लीनियर नैरेटिव्स, भाई ये तो हम लोग ने मॉडर्न एरा में भी पढ़ा था कि आपका जो पुराना ट्रेडिशनल मेथड होता है उसमें लीनियरिटी दिखाई जाती है। कि एक मैंने एग्जांपल लिया था कि एक छोटे बच्चे का जीवन, जब वो छोटा था, फिर वो बड़ा हो गया, फिर वो जवान हो गया, फिर उसने शादी की, फिर वो बूढ़ा हो गया, वो फिर अब अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को पाल रहा है। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलने वाली कहानी है। लेकिन आप जब मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एरा में बेटा आ जाएंगे तो आपकी कहानियां क्या हो जाएंगी, नॉन लीनियर। आपकी कहानी को स्टार्ट किया जाएगा उसके बिल्कुल जवानी के दिन से, फिर दिखाया जाएगा कि भाई ऐसा क्या हुआ इसके जवानी के दिनों में, बिल्कुल इसके चाइल्डहुड में ले जाएंगे कि ये गुंडा क्यों बना, फिर इसके आपके फ्यूचर में इसको ले जाएंगे कि अब ये बूढ़ा हो गया है, समथिंग लाइक दैट। आपकी कहानी प्रॉपर ऑर्डर में न चल के फ्रेगमेंटेड, टूटी हुई होती है एंड नॉन लीनियर होती है। अगर मैं इसका परफेक्ट एग्जांपल दूं तो अगेन वेटिंग फॉर गोडो है, देन आपका हेरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी है। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये कहानी शुरू कहां से हुई, बीच में क्या पागलपंती चल रही है एंड ये अंत कैसे हो गई। आप बर्थडे पार्टी का एंड देखें या बीच में देखें कि वो लोग स्टैनली वगैरह उसका बर्थडे मना रहे हैं, ड्रम कर रहे हैं, लूलू आ जाती है, लूलू के साथ कुछ हो जाता है। मतलब एकदम ही वियर्ड कहानी है, चाहे आपके वेटिंग फॉर गोडो है, चाहे आपका बर्थडे पार्टी है। तो ये ब्यूटीफुली शो करता है आपका फ्रैगमेंटेशन एंड नॉन लीनियर स्टोरी को। ठीक है। आयरनी एंड प्लेफुलनेस, भाई आपके इस टाइम के जो राइटर्स हैं वो आयरॉनिकल एलिमेंट्स का काफी हद तक इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने वर्क में वो मल्टीपल लेयर्स ऑफ मीनिंग्स को क्या कर पाए, जन्म दे पाए। उन्होंने किसी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपना वर्क लिखा, आपने उसको पढ़ा किसी और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, तो एक ही वर्क के क्या हो गए, कई सारे मीनिंग्स हो गए।
मैंने इसका एग्जाम्पल एक दिया हुआ था कि आपकी मदर अगर अनुपमा देख रही हैं तो एक बहू के नजरिए से देखेंगी, उनकी ही सास अगर देख रही हैं तो वो अपने सास के नजरिए से देखेंगी। तो एक ही सीरियल के मल्टीपल मीनिंग्स निकल के आ सकते हैं उसमें यूज किए गए शब्दों और उसमें इनैक्ट जो किया गया है उसकी वजह से। इसको हम लोग कहते हैं यूज ऑफ आयरनी एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, जो आपके पोस्ट मॉडर्न एरा में बेटा बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस एज में जाहिर सी बात है हम लोग जिस एज का पार्ट है, सबसे ज्यादा हम लोग को अपने आसपास क्या दिखाई देता है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड योर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हर दिन कुछ नया निकल के आ रहा है, एआई आ चुका है, आगे के जमाने में हम लोग के घर में रोबोट्स भी आने वाले हैं, मतलब सब कुछ पॉसिबल होने वाला है। तो मल्टीमीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया, डिजिटल कल्चर, इन सारी चीजों का इफेक्ट हमारे लिटरेचर पे भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, विद दैट वी हैव कम टू एन एंड। अब इस एज के जितने भी राइटर्स हैं ना बेटा, वो मैंने अलग वीडियो में सेपरेटली प्रोवाइड किए हैं। ना सिर्फ उन राइटर्स के मैंने नेम्स प्रोवाइड किए हैं, पर उनके जितने भी काम इंपॉर्टेंट है वो मैंने अलग से प्रोवाइड किए हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर से जाके देखिए, तभी आपकी एक पूरी एज कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगी और कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। पोस्ट मॉडर्न एरा नेरेटिव्स फोकस ऑन indeterminate and unstable nature of textuality and subjectivity। बिल्कुल सही बोला गया है। हम लोग ने देखा कि यहाँ पे इंटरटेक्सुअलिटी को यूज किया जाता है एंड आपके कौन सी चीज किससे रिलेटेड है ये हम लोग को पता ही नहीं लगता है। तो आपका पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। पोस्ट मॉडर्न नेरेटिव्स acts regard narratives and characters as tentatives representations of writing and identity। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो बच्चों को लगता है कि यार बिल्कुल सर से ऊपर चला गया, कुछ नहीं समझ में आया। ऐसे में आप लोग छोटे छोटे कीवर्ड्स पकड़ा करो। देखो टेंटेटिव लिखा हुआ है, हम लोग की एग्जाम में एक टेंटेटिव आपकी डेट शीट आती है। टेंटेटिव क्या होती है कि अभी ये पक्का नहीं है, मतलब ये चेंज भी हो सकती है आपकी। तो आपका जो पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव्स होते हैं ना, उसमें आपके कैरेक्टर्स और जो राइटिंग होती है वो टेंटेटिव होते हैं, वो कभी भी कैसे भी शिफ्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं एंड उनका डायरेक्ट कनेक्शन उस कहानी से होता ही नहीं है। तो आपका ए एंड आर आपका ट्रू है एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, स्टेटमेंट 1 है आपका, ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस ऑफ वेटिंग फॉर गोडो आर स्पोकन बाय एस्ट्रेगन। नाउ सैमुअल बेकेट का ये वर्क है एंड ये आंसर आप तभी कर पाएंगे जब आपने इनका वेटिंग फॉर गोडो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कि आपको इतना तक याद हो कि इसकी ओपनिंग लाइंस किसने बोली थी एंड क्लोजिंग लाइंस किसने बोली थी। Towards the end of the play, waiting for Godot, Estragon echoes Pozzo's statement, they give birth astride of a grave। तो आपका statement 1 बेटा true है and statement 2 false है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप waiting for Godot पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Which of the following are features of theater of absurd? A very important genre in your postmodern era। मैंने इस पे फुल वीडियो बना के रखी है जो आपको जरूर से जाके करनी चाहिए। यूजीसी नेट के हर एग्जाम में थिएटर ऑफ एब्सर्ड या फिर उसके एसोसिएटेड राइटर से आप गारंटीड क्वेश्चन देखने ही वाले हो। फुल वीडियो है विद क्वेश्चंस, उसको जरूर से जाके देख लेना। यहाँ पे आपका आंसर बनता है BDNE, जो दिखाता है कि आपका थिएटर ऑफ एब्सर्ड फ्यूटाइल एक्शंस को दिखाता है और डिवाइड ऑफ एनी गोल होता है, उसमें कोई भी चीज आपकी सेंस नहीं बनाती है, बिल्कुल फ्रूटलेस होती है। देन लैकिंग इन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ड्रामेटिक टेंशंस। आपकी जो नॉर्मल थिएटर नॉर्मल कहानी होती है उसमें ना बड़ा आपको टेंशन होती है कि हाय अब इस कैरेक्टर के साथ क्या होने वाला है। पोस्ट मॉडर्न एरा की आप कहानी उठाओ, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। लक्की एंड वो एस्ट्रोगन एंड आपके व्लादिमीर वहां खड़े हैं तो खड़े हैं, गोडो नहीं आया, लड़के को भेज दिया, कल आएंगे, फिर अगले दिन आया, लड़के को भेज दिया, कल आएंगे। तो कुछ भी आपको सीरियस यहाँ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेयर्स इन स्टैसिस और ड्रिफ्ट विदाउट एनी डेफिनेट रोल्स। जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी दिखाया कि यहाँ पे आपके कैरेक्टर का एक डेफिनेटिव रोल नहीं होता है, टेंटेटिव होता है, कभी भी शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, परमानेंट नहीं होता। Which of the following are plays written by Harold Pinter? He is a very important writer of postmodern age। तो जाहिर सी बात है इनके काम छाटने को पूछे जाएंगे, इनके वर्क्स की आपसे क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी, मैच द फॉलोइंग पूछा जाएगा। ये आप लोग तैयार रखिएगा कि हेरोल्ड पिंटर एंड सैमुअल बेकेट के जो वर्क्स है इसमें से आपको ये जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, देन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हेरोल्ड पिंटर। व्हेन वी टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट राइटर्स,
आपके काफी सारे राइटर्स की बायोग्राफी पूछी जाती है, पर इतने हजारों राइटर्स में हम लोग कैसे डिसाइड करें कि कौन से राइटर की मुझे बायोग्राफी पढ़नी है। मैंने ये बात भी आपको उस वीडियो में समझाई हुई है जो मैंने आपको दिखाया, जहां पे राइटर्स लिस्ट मैंने प्रोवाइड की है। उस वीडियो के अंदर मैंने ये भी बताया है कि इस राइटर की बायोग्राफी पढ़ो एंड इस राइटर की नहीं पढ़ो। एंड ये मैंने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके नहीं बताया है, क्योंकि आई सी ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ऑल द एजेस। अलग से मेरे सिग्रीगेटेड पड़े हुए हैं, तो मैं ये देख के आपको एग्जैक्टली बता सकती हूँ कि अच्छा, इस वाले राइटर की हमेशा बायोग्राफी पूछी जाती है, इसको प्रिपेयर करो, एंड इसकी कभी नहीं पूछी जाती, इसको नहीं करो। तो मैंने ये सारी डिटेल उस वीडियो में दी है, जरूर से जाके इसको देख लेना, ठीक है। Then which two of the following are plays written by John Osborne? Again, a very important writer of postmodern age. Look back in anger. हम लोग को पता ही है। Then इनका एक और वर्क है Deja Vu, ठीक है। विद दैट वी हैव कम टू एन एंड। अगर आप इसी तरीके से विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन लगाना चाहते हो अपने लिटरेचर के एक सिंगल सेक्शन के सारे क्वेश्चंस एक ही साथ, तो आप मेरे इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरे इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस के अलग अलग सिग्रीगेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे एंड मिसलेनियस दोनों मिल जाएंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन यूट्यूब पे आप इंजॉय करते हैं मेरी फ्री लेक्चर्स। अगर आप चाहते हो कि मेरे और भी फ्री सर्विसेज आप इंजॉय करो, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। यहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के आपको फ्री टेस्ट PYQs मिलते हैं। डेली बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए पोल्स मिलते हैं। आपको मेरे हर वीडियो की लिंक मिल जाएगी। हर एग्जाम से रिलेटेड आपकी जो जो नोटिफिकेशंस आती हैं, एडमिट कार्ड आ गया, इंटीमेशन स्लिप आ गई, कल आपको एग्जाम देने जाना है, ये भी मिल जाता है। देन आप यहाँ पे मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हो एंड चैट करते हो। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट इज फ्री, आप जरूर से आइए एंड मेरे साथ कनेक्ट करिए। With that, we have come to an end of entire British literature series. आई होप आपकी ये सीरीज मेरी इस पूरी प्लेलिस्ट से आसान बने। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर से इस कमेंट सेक्शन में लिख कर जा सकते हैं एंड आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। एंड डू लेट मी नो कि इस पूरी सीरीज ने आपकी कितनी मदद की। भाई दिल खोल के आप कमेंट करिएगा। लाइन से आपकी ये सारी सीरीज आपको मिली है। मैंने जो भी आपको रिकमेंडेशंस दी हैं वीडियो वाइज, वो आप जरूर से जाके विजिट करिएगा, क्योंकि उससे आपकी एजेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी। एंड आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स टू नो कि आपको ये पूरी सीरीज कैसी लगी, कितनी मदद की। एंड नेक्स्ट वीडियो आप कौन से नए सेक्शन पे या कौन से नए टॉपिक पे देखना चाहोगे, ये भी आप फ्रीली कमेंट करके जा सकते हैं। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर। आई एम एंडिंग दिस वीडियो होपिंग कि आपकी बहुत मदद हुई होगी इस वीडियो के साथ, एंड इसी तरीके से हम लोग आगे भी पढ़ाई करते रहेंगे। सो अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।